नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं पश्चिम बंगाल का वो ऐतिहासिक 2026 का राजनीतिक भूचाल जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। आज हम सिर्फ ऊपरी सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि दशकों पुरानी राजनीतिक जड़ें जब अचानक उखड़ती हैं तो कैसे उसकी गूंज केवल एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 साल। सोचिए, 15 सालों तक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज रहा और फिर वो अचानक समाप्त हो गया। 1.5 दशक तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद ऐसा अकल्पनीय बदलाव आना कोई मामूली बात नहीं है। ये महज सत्ता का बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरी राजनीतिक संस्कृति का ऐसा पलटवार था जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरत में डाल दिया। एक भरोसेमंद सहयोगी से लेकर सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी तक, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि इस पूरे राजनीतिक उलटफेर की असली और सबसे नाटकीय सच्चाई है। और ये पूरी कहानी सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, शुभेंदु अधिकारी। कभी जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते थे, उन्होंने कैसे पूरे सत्ता समीकरण को ही पलट कर रख दिया। ये भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बन गई है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक बदलाव को समझेंगे, फिर एक सहयोगी से प्रतिद्वंद्वी तक के सफर को देखेंगे। इसके बाद 2026 के चुनावी उलटपलट, इससे जुड़े विवादों और आखिर में राष्ट्रीय गठबंधनों पर पड़े इसके असर की निष्पक्षता से पड़ताल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, एक ऐतिहासिक बदलाव और एक युग का अंत। आइए सीधे उन चुनावी नतीजों पर चलते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। जीत का ये अंतर सच में बहुत बड़ा है। विधानसभा की 294 सीटों में से बीजेपी ने सीधे 207 सीटें जीतकर पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई और बाकी अन्य के खाते में सिर्फ 7 सीटें आईं। एक ऐसा राज्य जहां हमेशा से वामपंथी या क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा रहा हो, वहां इस बड़े पैमाने पर किसी राष्ट्रीय पार्टी का इस तरह से उभरना किसी राजनीतिक भूचाल से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सहयोगी से मुख्य प्रतिद्वंदी तक, शुभेंदु अधिकारी का उदय। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए नए मुख्यमंत्री की बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर को दिखाती है। 1995 में कांग्रेस के एक पार्षद के रूप में शुरुआत करने के बाद वो टीएमसी में शामिल हुए। सबसे अहम मोड़ आया 2007 में, जब उन्होंने नंदीग्राम भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया। जी हां, बिल्कुल वही आंदोलन जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। एक जमीनी रणनीतिकार से लेकर 2020 में बीजेपी में शामिल होने तक का ये सफर ही वो नींव है जिसने 2026 के तूफान को जन्म दिया। अब हर बड़े नेता की तरह इनकी सार्वजनिक छवि के भी दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे जुझारू और जमीनी नेता के रूप में देखते हैं जिसकी स्थानीय स्तर पर जबरदस्त पकड़ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि वो एक ध्रुवीकरण करने वाले नेता हैं जिनकी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति में काफी कटुता पैदा कर दी है। ये दोनों ही पहलू उनके राजनीतिक करियर को परिभाषित करते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 2026 का बड़ा उलटफेर, यानी एक जायंट किलर का जन्म। उन खास चुनावी मुकाबलों पर बात करना जरूरी है जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को इतना बड़ा कद दिया। किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को हराना मुश्किल होता है, लेकिन दो बार हराना ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। 2021 में नंदीग्राम में महज 1956 वोटों के अंतर से वो जीते थे, लेकिन 2026 में देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर में 15,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। ये आंकड़े साबित करते हैं कि कैसे कुछ वोटों के मार्जिन से शुरू हुआ खेल एक विशाल जनादेश में तब्दील हो गया। अब जब सरकार बदल गई है तो नया रोडमैप क्या है? नई सरकार का फोकस एकदम क्लियर है। सबसे पहले राज्य में हिंसा को समाप्त कर कानून व्यवस्था सुधारना, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर सख्ती और रुके हुए विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से पटरी पर लाना। ये सब सत्ता परिवर्तन से पैदा हुए उस बड़े गैप को भरने की कोशिश है। और फिर आया 9 मई 2026 का वो दिन। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत ही विशाल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि शुभेंदु अधिकारी ने बिना किसी उप मुख्यमंत्री के शपथ ली।
यानी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की पूरी कमान सीधे और स्पष्ट रूप से उन्हीं के हाथों में है। लेकिन रुकिए, बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, विवाद और बयानबाजी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव बिना विवादों की छाया के नहीं होता। राजनीतिक विरोधियों के आरोपों को समझे बिना ये तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। आलोचक अक्सर पश्चिम बंगाल के 2 सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों नारद और शारदा की याद दिलाते हैं। इन मामलों में सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी से भी पूछताछ की थी। हालांकि अधिकारी हमेशा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर सख्ती से खारिज करते आए हैं और कानूनी रूप से उन पर कुछ साबित भी नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक बहसों में बार बार उठता रहता है। इनके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने राजनीति को गरमाए रखा है, जैसे सीएए लागू करने की पुरजोर वकालत, बांग्लादेश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी और मतदाता सूची में 90 लाख फर्जी वोटरों के होने का वो सनसनीखेज दावा। और सबसे दुखद घटना रही मई 2026 में उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या, जिसका सीधा आरोप अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया। इन सब चीजों ने राज्य का राजनीतिक तापमान हमेशा चरम पर रखा। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, बंगाल के इस बड़े राजनीतिक भूकंप का असर क्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित है? जी नहीं, इसका देश के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य और खासकर राष्ट्रीय विपक्ष पर क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं। यही है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, गठबंधनों पर प्रभाव और इसका राष्ट्रीय असर। चलिए समझते हैं कि कैसे बंगाल के इन नतीजों ने इंडिया गठबंधन पर भारी दबाव डाल दिया है। देखिए कैसे पुरानी साझेदारियां अचानक टूट रही हैं। सीधे तमिलनाडु चलते हैं, जहां डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपना 22 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया है और उन्होंने टीवी के और वामपंथी दलों के साथ हाथ मिला लिया। ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि डीएमके के एक सांसद ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के पास से अपनी बैठने की सीट बदलने तक का अनुरोध कर दिया। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव है, जिसकी चिंगारी बंगाल से उठी। और बात सिर्फ दक्षिण की नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सीधे कोलकाता पहुंच गए, ममता बनर्जी के प्रति एकजुटता दिखाने और डीएमके के फैसले का भी खुलकर समर्थन किया। ये बहुत बड़ा संकेत है कि क्षेत्रीय दल अब अपनी पुरानी सहयोगी कांग्रेस से किनारा करके अपना एक अलग मोर्चा बना रहे हैं। सच कहूं तो कांग्रेस के लिए ये चारों तरफ से एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्षेत्रीय सहयोगी दूर जा रहे हैं, वामपंथी दल भी टीवीके का समर्थन कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि केरल जैसे राज्य में जहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है, वहां भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीसन के बीच जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। मतलब जीत के बाद भी आंतरिक संकट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है ना। इन तेजी से बदलते गठबंधनों और वफादारियों को देखकर बस एक ही बड़ा सवाल जहन में आता है, राजनीतिक सत्ता की ये जो अस्थिरता है, ये भारत के भविष्य और हमारे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लिए आखिर क्या मायने रखती है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर और इन डेटा पॉइंट से आपको इस ऐतिहासिक बदलाव को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप इस विषय की गहराई को और समझना चाहते हैं तो मूल स्रोतों को जरूर पढ़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।